एपिसोड 52। मुझ पर इतने एहसान मत करो। लैला ने जब आंखें खोली तो राहुल अब भी स्टीयरिंग और सीट के बीच फंसा कराह रहा था। उसने अपने सिर की चोट पर हाथ रखते हुए पूछा, राहुल राहुल आप ठीक तो हैं? राहुल ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए जवाब दिया, इस सीट को पीछे कर सकती हो क्या लैला? लैला ने सुनते ही उसके पीछे से हाथ बढ़ाकर मुश्किल से उसकी सीट एकदम पीछे कर दी। राहुल किसी पके हुए फल की तरह गिरता हुआ सीट पर आ बैठा। उसने उखड़ी हुई सांसों के बीच कहा, वहां डैशबोर्ड में एक प्राइवेट नर्सिंग होम का एड्रेस है, मुझे वहां ले चलो। लैला ने जल्दी से वहां पर नजरें डाली तो वहां एक कार्ड पड़ा था। कार्ड हाथ में लिए वो कार से नीचे उतर आई ताकि किसी टैक्सी वाले को रोक सके। इधर अगले दिन नरेन और सुहासिनी कॉलेज कैंटीन में बैठे हुए थे। उनका इस कॉलेज में आज आखिरी दिन था। नरेन आज बेहद खुश था। फाइनली उसका सपना अब सच होने वाला था। बचपन से एक्टर बनने का सपना लिए नरेन ने इस दौरान क्या क्या मुश्किलें नहीं देखी थी। खासकर बापू से कहा सुनी होने के बाद तो उसके लिए सब कुछ और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन आज उसने अपना बचपन का सपना पूरा करने की पहली सीढ़ी पार कर ली। और सिर्फ नरेन ने ही नहीं बल्कि सुहासिनी ने भी डायरेक्शन का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। फाइनल एग्जाम के बाद सारे प्रोजेक्ट सबमिट करने की फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई थी। इसलिए दोनों ही अपने अपने दिलों में सुकून लिए एक दूसरे के सामने बैठे थे। नरेन ने सुहासिनी का हाथ थामकर प्यार से कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता सुहासिनी कि आज मैं कितना खुश हूं। कहते हुए उसने सुहासिनी का चेहरा देखा। न जाने क्यों सुहासिनी की आंखों में एक उदासी सी थी। ये महसूस करते ही नरेन ने उसका चेहरा थामकर गौर से देखते हुए पूछा, क्या हुआ सुहासिनी, तुम्हारी आंखों में वो खुशी क्यों नहीं है? इतने अच्छे एग्जाम्स गए हैं तुम्हारे, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं तुमने। मैं तो पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम वन ऑफ द टॉपर्स होने वाली हो। फिर इस तरह मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? उसे इस तरह पूछते देखकर सुहासिनी ने कुछ हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं तो मैं खुश तो हूं नरेन, बहुत खुश हूं। बस जरा सी टेंशन है कि गुजरे हुए वक्त में हमने जो भी मुश्किलें झेली वो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि शायद अब जो हम स्ट्रगल करने जा रहे हैं वो एक अलग ही लेवल की होने वाली है। नरेन ने उसकी परेशानी की वजह जानकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों साथ हैं ना, हम दोनों साथ मिलकर सारी परेशानियां हल कर लेंगे। देखना, एक दिन तुम और मैं साथ में फिल्में बनाएंगे। सुहासिनी उसके इस ख्वाब पर बस मुस्कुरा कर रह गई, जबकि दिल के अंदर चल रहे तूफान के बारे में वही जानती थी। तभी नरेन ने उससे वही सवाल किया जिससे वो डर रही थी, तो फिर हम बंबई कब शिफ्ट कर रहे हैं? इस पर सुहासिनी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं अभी बंबई नहीं जा रही हूं। उसकी बात पर नरेन ने हैरान होते हुए कहा, तुम मेरे साथ बंबई नहीं जा रही? क्या मतलब है इसका? सुहासिनी ने फिर से नजरें चुराते हुए कहा, एक प्रोजेक्ट है, मैं उसे पूरा करके ही बंबई आऊंगी। और उस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना वक्त लगेगा? 6 महीने तो लगने ही चाहिए। 6 महीने? आर यू मैड? और तुम मुझे कब बताने वाली थी? नरेन ने अफसोस और गुस्से भरे लहजे में पूछा, मुझे कल ही ऑफर मिला, तो अभी बता तो रही हूं तुम्हें। इसलिए तुम बंबई जाओ, मैं ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही वहां आ जाऊंगी। सुहासिनी ने मुस्कुराते हुए उसे मनाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन न जाने क्यों नरेन को ये प्रोजेक्ट वाली बात छोटी सी लग रही थी। कुछ सोचकर उसने सुहासिनी से फिर और कोई सवाल नहीं किया। लेकिन एक फांस सी तो थी जो नरेन के दिल में सुहासिनी के लिए उभर आई थी। वो मन ही मन में बस यही अंदाजा लगाए जा रहा था कि आखिर सुहासिनी उसके साथ जा क्यों नहीं रही है। एक बार को तो उसे ये भी लगने लगा था कि कहीं उसने सुहासिनी को इतनी जल्दी प्रपोज करके कोई गलती तो नहीं कर दी। पता नहीं वो इस रिश्ते के लिए दिल से तैयार भी है या नहीं। सुबह सेट पर आने के बाद सुजॉय अपने कामों में लगा हुआ था।
तभी शाह साहब ने आते हुए कहा, यार ये राहुल कल से कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि घर पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा। उसका बाप मेहता भी विदेश में है, उसे कॉल करके बता भी नहीं सकता। उनके लहजे से परेशानी झलक रही थी, जबकि सुजॉय ये सुनते ही एक पल को सोच में पड़ गया। कल लैला उसी के साथ थी और वो अभी तक किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जरूर वो लड़की रात से अब तक उसी के साथ होगी। सोचते हुए उसका मन नफरत और घिन से भर गया था, लेकिन उसने शाह साहब के सामने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, घर पर किसी को भेजकर देख लीजिए, हो सकता है ज्यादा पी रखी हो तो अब तक आंखें नहीं खुली हो उसकी। शाह साहब ने कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, थोड़ी देर में भेजता हूँ ड्राइवर को, उससे पहले देखूं जरा एक दो दफा और कॉल लगाकर। कहकर वो भी अपने काम में लग गए, जबकि सुजॉय को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। उसे रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि लैला अब भी उसी के साथ होगी। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नजर सामने रेस्टिंग चेयर पर सोई लैला पर पड़ी। उसने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, मगर पैरों में उठने वाले तेज दर्द ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके दाहिने पैर में प्लास्टर बंधा था। ओह! उसके मुंह से अनजाने तौर पर निकला और उसकी आवाज सुनते ही जैसे लैला की भी आंखें खुल गईं। उसने एकदम से खड़े होकर उसके पास आते हुए कहा, उठ गए आप? और फिर उसे सहारा देकर बिठाने लगी तो राहुल ने हैरान होते हुए पूछा, तुम मुझे यहां कैसे लेकर आई? तुम्हें यहां का एड्रेस पता था? तब लैला ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, नहीं, मुझे कहां से पता होगा, वो तो जिस नर्सिंग होम का एड्रेस दिया था वहां के डॉक्टर ने ही अपने ड्राइवर से हमें यहां तक पहुंचवा दिया था। और जब मैं यहां आई तो दरवाजे पर एक गार्ड के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। फिर उन्हीं दोनों ने आपको कार से यहां बेड पर लाकर रखा। आप होश में नहीं थे और गार्ड ने बताया कि घर पर कोई नौकर भी मौजूद नहीं है, तो मैं यहां रुक गई। राहुल उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, तुम जा सकती थी। अरे ऐसे कैसे? आपको इतनी चोट लगी थी और यहां आपकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं था, ऐसे में मैं आपको छोड़कर कैसे चली जाती? लैला की बातें थी या जैसे कोई अनोखी कहानी। राहुल उसे देखते हुए जैसे खो सा गया। ये लड़की कैसी बातें कर रही है? भला कोई किसी के बारे में इतना कैसे सोच सकता है? वो भी तब जब मैंने हमेशा इसके साथ बुरा ही करने का सोचा। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी लैला ने उसके हाथों में फोन थमाते हुए कहा, सुबह से काफी फोन आ रहे थे, मैंने नहीं उठाए कि न जाने किसका कॉल हो और मेरी आवाज सुनकर क्या सोचे, लेकिन आप देख लीजिए। राहुल ने फोन आने की बात सुनी तो जल्दी से सेल्यूलर फोन लेकर देखने लगा। तभी बस फोन की घंटी बज उठी थी। लैला उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उठी और कॉर्डलेस उसके हाथों में लाकर थमा दिया। राहुल ने कॉल पिक करके जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से शाह साहब की आवाज उभरी, अरे पुत्र, तू है कहाँ? यार कल से फोन लगा लगा कर परेशान हूँ, ना अपना फोन उठा रहा है ना लैंडलाइन। सब ठीक तो है? राहुल ने अपनी आवाज नॉर्मल बनाते हुए कहा, हाँ काका, वो कल बाथरूम में फिसल गया था तो पैर में हल्की सी मोच आ गई थी, दवाई खाकर सोया तो अब उठा हूं। ये सुनकर शाह साहब परेशान होते हुए बोले, अरे बेटा, ठीक से देखकर चलना था ना, ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं काका, हल्का सा फ्रैक्चर है, पट्टी करवा ली है मैंने। अच्छा, मैं किसी को देखभाल के लिए भेजता हूँ और शाम में मिलता हूँ तुझसे। जी काका। कहकर उसने कॉल रख दिया और एक गहरी सांस लेते हुए लैला से बोला, थोड़ी देर में काका किसी को मेरी देखभाल के लिए भेज देंगे, तुम घर जा सकती हो, मैं मैनेज कर लूंगा। लैला ने कुछ चौंकते हुए कहा, क्यों, इतने बड़े घर में अभी आप अकेले रहते हैं? मेरा मतलब है आपके माँ पापा? लैला के सवाल ने राहुल के चेहरे पर एक फीकी हंसी ला दी थी। उसने एक तंज भरी स्माइल देते हुए कहा, पापा बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर दुबई में होते हैं
और माँ माँ वो रही। कहते हुए उसने दाईं तरफ देखा। लैला ने उसकी नजरों का पीछा किया तो हैरान रह गई। उसकी नजर दाईं तरफ उठी तो झपकना भूल गई। दीवार पर कई सारी तस्वीरों के साथ फ्रेम में सजी एक बेहद खूबसूरत औरत की तस्वीर भी टंगी थी। उस पर चढ़ी हुई माला देखकर वो एक पल के लिए अवाक रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो राहुल को कैसे तसल्ली दे, जबकि राहुल पर बीमारी का असर था या कुछ और। आज पहली बार मां की उसे शिद्दत से याद आ रही थी। उसने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, 10 साल हो गए मां को इस दीवार पर रहते हुए। सॉरी, मुझे नहीं पता था, लैला ने धीरे से कहा। तब राहुल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें पता होता भी कैसे। लैला ने उठते हुए कहा, अच्छा, आप मुझे अगर कुछ सामान का पता बता दें तो मैं आपको ब्रश करवा दूं और नाश्ते के लिए कुछ बना दूं। ये सुनते हुए राहुल के माथे पर शिकन उभर आए थे। उसने कहा, मुझ पर इतने एहसान मत करो लैला कि मैं जिंदगी भर खुद से नजरें मिलाने के काबिल ना रहूं। एक तो ऐन वक्त पर स्टीयरिंग घुमाकर तुमने मेरी जान बचाई, वो ही बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा। अब और नहीं सह पाऊंगा, जबकि मैं तो तुम्हें किस नियत से लेकर आ रहा था। कहते हुए राहुल का गला रुंध सा गया। तब लैला ने कहा, ऐन वक्त पर स्टीयरिंग घुमाकर मैंने सिर्फ आपकी ही जान नहीं बचाई राहुल, बल्कि खुद को भी बचाया है। और फिर रहा सवाल मुझे लेकर किसी गलत नियत का रखना, तो मुझे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कुछ महीनों में इतने लोगों ने अपने अपने ढंग से इस्तेमाल किया है मुझे, ऐसे धोखे किए हैं मेरे साथ कि उस लिहाज से तो आप बेहतर हुए। कम से कम आपने पहले दिन से ही अपनी नियत तो जाहिर रखी मुझ पर। कहते हुए लैला के लहजे में सारी पुरानी बातों का दर्द उभर आया था। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, खैर ये सब छोड़िए, मुझे बताइए जो मैं पूछ रही हूं। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी गार्ड ने आकर कहा, सर वो शाह साहब ने एक मेल नर्स भेजा है, उसे ले आऊं? राहुल ने हाँ कहा तो वो चला गया। तब राहुल ने मुस्कुराते हुए लैला से कहा, अब तुम सिर्फ इतना कर सकती हो कि खाने के लिए कुछ बना लो, बाकी मेरी जिम्मेदारी वो काका का भेजा हुआ आदमी उठा लेगा। लैला ने भी जवाब में ओके कहा और किचन में चली आई। सुजॉय लैला और राहुल के बारे में सोच सोचकर थक चुका था। उसके कदम अनजाने तौर पर अम्मा के ढाबे पर चले आए। अम्मा उसे देखते ही चौंक गई। सुजॉय ने काउंटर पर पहुंचते ही पूछा, अम्मा वो लैला दिख नहीं रही? अम्मा ने कुछ पल ये सोचने में बिता दिए कि उसे सुजॉय को लैला के बारे में बताना चाहिए या नहीं। उन्हें ऐसे खोए हुए देखकर सुजॉय ने जल्दी से कहा, वो दरअसल कल लैला पार्टी से जल्दी निकल गई थी, वो भी राहुल के साथ, तो इसलिए मुझे लगा एक बार खबर ले लूं कि वो ठीक से घर पहुंच गई या नहीं। तब अम्मा ने बताया, वो राहुल साहब के ही साथ है, अभी लौटी नहीं है। इतना सुनते ही सुजॉय का पारा चढ़ने लगा था, लेकिन उसने अम्मा के सामने खुद को कंट्रोल किया और ठीक है बोलकर वापस सेट की तरफ बढ़ गया। हालांकि अभी रास्ते भर वो खुद से बड़बड़ाते हुए जा रहा था, देखा मेरा शक सही निकला, मैडम अभी तक वापस नहीं लौटी। आवारेपन की भी इंतहा होती है, मगर इसने तो बेहयाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की कसम खा रखी है। अभी वो सोचते हुए तेज तेज चला जा रहा था कि तभी उसके कानों में लतिका जी की कल वाली बात उभर आई। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को डांटते हुए कहा, मुझे उस लड़की के बारे में अब खुद को कुछ भी सोचने ही नहीं देना है। वो राहुल के साथ जाए या किसी और के साथ, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं, तो मैं क्यों उसके लिए इतना सोचूं? दिल ही दिल में तय करता हुआ वो सेट पर पहुंच चुका था और यहां आकर उसने खुद को पूरी तरह से काम में बिजी कर लिया। अगली सुबह फिल्मी वर्ल्ड का वीकली एडिशन मार्केट में मौजूद था। दिव्या ने जैसे ही उसकी कवर स्टोरी पढ़ी, उसका पारा शूट करने को था। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? न जाने कहां कहां से खबर लाते हैं और छाप देते हैं। अपनी मैगजीन चलाने के लिए इतनी चीप रिपोर्टिंग, हद है। उसने पास बैठी मेघा से गुस्से में भरते हुए कहा और फिर मैगजीन फेंकते हुए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
कि ये फिल्मी वर्ल्ड कितनी पॉपुलर मैगजीन है, लेकिन यहाँ मौजूद सारे स्टाफ को कह दो मेघा कि मुझे अपने घर में ये घटिया सी मैगजीन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मेघा ने उसका गुस्सा देखकर उसे जूस का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, आप टेंशन ना ले मैम, आज के बाद ये यहाँ नहीं दिखेगी। उधर लैला ने भी नाश्ते के बाद न्यूज़पेपर के साथ ये मैगजीन देखी। पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक जगह पर थम गई। फिर वो अपनी और दिव्या की तस्वीर देखकर उस रिपोर्ट को पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने हेडलाइन कुछ ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए पढ़ी, इंडस्ट्री की हीरोइंस को मिला कामयाबी का नया मूल मंत्र, प्रोड्यूसर्स और दूसरी फेमस हस्तियों से रिश्ते बनाकर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाना। लैला के माथे पर शिकन उभर आई थी। उसने आगे की खबर पर नजरें दौड़ाईं। काका शाह मेहता को दिव्या सिंह और भतीजे राहुल मेहता को लैला रॉय अपनी सीढ़ी बनाकर कर रही है इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश। उसने सरसरी तौर पर रिपोर्टर का नाम ढूंढा तो वहां सुधांशु का नाम देखकर लैला को कुछ और सदमा सा लग गया। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब